Hello. Hello. Hello, Mr. Basha. Yes. Good morning, sir. Hello. Good morning. This is Hello. Good. we are calling from this is Ramkumar from Nimi, Chennai. Okay, sir. Good morning. Good morning, sir. I'll admit students and you can start the classes, sir, in Yes, two sir. minutes Thank you. time. Sir, my Okay. voice Thank you. clear, sir? Yeah, Hello. it is audible, sir. I'm able to see your screens also. Okay. Thank you, sir. Thank you. Have a good day, sir. Good luck. Thank you very much. Okay. Thank Bye. you. Yeah. Hmm. 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 Okay. Hi, students. Good morning to all. Uh, so let's start the today's session. That new topic, that is control valves. Uh, so control valves are the industry mostly using devices है और हमारे instrumentation के लिए बहुत important topic है और it is very important in industrial view also. So हम आज control valve के बारे में पढ़ेंगे. So आज के लेक्चर में आपको कंट्रोल क्या होता है और आईएससी के हिसाब से कंट्रोल वाल्व का डेफिनेशन क्या है और कंट्रोल वाल्व इंडस्ट्री में क्या जरूरत है, क्यों कंट्रोल वाल्व की इतना प्रेफरेंस है और उसके बारे में जानकारी लेंगे, नीड ऑफ कंट्रोल वाल्व और कंट्रोल वाल्व का कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे. सो कंस्ट्रक्शन में कंट्रोल वाल्व का पार्ट्स एकदम सरल में थोड़ा बनाया हुआ है और इसमें आपको दो पार्ट में करके उसमें इंडिविजुअली पार्ट्स का भी एक्सप्लेनेशन करेंगे और लास्ट में हम देखते हैं कि कंट्रोल वाल्व्स का टाइप्स क्या है, कंट्रोल वाल्व्स का टाइप्स क्या है और टाइप्स का मतलब इसमें डिटेल में नहीं देखेंगे, ओनली इन जनरल आउटलाइन में कंट्रोल वाल्व का पार्ट्स के टाइप्स के बारे में हम देखते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास टुडे. सो कंट्रोल वाल्व इंडस्ट्री में हमें ज्यादा से ज्यादा फाइनल कंट्रोल एलिमेंट बोल के जाना जाता है. ओके, ये फ्लो लाइन में फ्लो को रेगुलेट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए ज्यादा यूज करते हैं. अगर कंट्रोल लूप को हम देखा जाता है तो कंट्रोल लूप में आपका बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं या नहीं तो न्यूमेटिक पार्ट्स होते हैं. फ्लो स्ट्रीम में या लेवल स्ट्रीम में, टेम्परेचर स्ट्रीम में
मेन फ्लो लाइन को या प्रोसेस को कंट्रोल करने वाला ओनली कंट्रोल एलिमेंट जो है वो कंट्रोल वाल्व होता है, इसीलिए इसको हमें फाइनल कंट्रोल एलिमेंट बोल के कहते हैं। ओके, सो ये डिवाइस क्या करता है, फ्लो लाइन में जितने भी फ्लो को आपको कंट्रोल करता है बाय उसका इनलेट फ्लो लाइन को एरिया को चेंज करके कम ज्यादा करके फ्लो लाइन को रेगुलेट करता है। ओके, यहाँ बता रहा है कि दिस डिवाइस यूज्ड टू मॉडुलेट फ्लो ऑफ द प्रोसेस फ्लूइड इन द पाइपलाइन बाय क्रिएटिंग द वेरिएबल एरिया इन द फ्लो पाथ। ओके, तो ये खुद डिसीजन नहीं लेता है, ये वॉल कितना ओपन होना है कितना क्लोज होना है वो आपको सीधा कंट्रोलर जो बताता है उसके हिसाब से वॉल को ओपन करता है और क्लोज करता है। ओके, सो यहाँ आपको नीचे एक कंट्रोल लूप दिखा रहा है जो लेवल के बारे में है। जो ये टैंक ब्लू कलर का जो टैंक दिख रहा है, ये टैंक जो है आपका लेवल कंट्रोल के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ एक लेवल सेंसर है और इसके बाद एक आपका कंट्रोलर भी है, इसके बाद आपका कंट्रोल वाल्व भी है। तो ये कंट्रोल वाल्व जो है इसमें कितना पानी जाना है ये कंट्रोलर बताता है, उसके हिसाब से चलता है। इट्स मीन्स कंट्रोल वाल्व उस खुद डिसीजन नहीं लेता है, जो भी कंट्रोलर का सिग्नल आता है वो कंट्रोलिंग सिग्नल से ये ऑपरेट करता है। सो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि प्रोसेस में जो भी फ्लूइड कंट्रोल होता है वो बिकॉज ऑफ कंट्रोल वाल्व होता है। सो इसीलिए इसको हमें क्या है फ्लो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट बोल के प्रोसेस में कहते हैं। और ये आपका प्रोसेस लाइन में इट इज द ओनली कंट्रोल एलिमेंट, इट इज द ओनली कंट्रोल एलिमेंट टू ऑपरेट योर प्रोसेस। सो एज पर ISA इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ऑटोमेशन, इसको पहले हमें इंस्ट्रूमेंट सोसाइटी फॉर अमेरिका बोल के भी जानते थे। उनके हिसाब से मोस्टली हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन का डेफिनेशन या टर्म्स टर्मिनोलॉजीज उसको रेफरेंस लिया जाता है। उनके हिसाब से कंट्रोल वाल्व क्या है यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है। सो कंट्रोल वाल्व एज ए पावर ऑपरेटेड डिवाइस दैट मॉडुलेट द फ्लूइड फ्लो रेट इन द प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, that modulate the fluid flow rate in the process control system. So आपका ये कहता है कि it is a power operating device है, प्रोसेस कंट्रोल में एक पावर ऑपरेटिंग डिवाइस है जो फ्लो का या फ्लूइड फ्लो रेट को ये रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है बाय मींस ऑफ कंट्रोलिंग सिग्नल व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द कंट्रोलर। ओके, सो यहाँ आपको एक छोटा सा डायग्राम भी दिखा रहा है जहां आपको एयर प्रेशर देंगे तो वाल्व को जो है प्रेशराइज्ड हो रहा है, वो प्लग के मूवमेंट चेंज करके फ्लो लाइन को रेगुलेट कर रहे हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर कंट्रोल वाल्व एज पर ISA। अभी हम थोड़ा खोजेंगे कि हमारा फील्ड में कि कंट्रोल वाल्व कहाँ रहता है। यहाँ आपको एक छोटा सा फ्लो डायग्राम, फ्लो कंट्रोल लूप का डायग्राम दिखा रहा है। सो यहाँ देखिए ये फ्लो कंट्रोल लूप डायग्राम में यहाँ ऑब्जर्व करो आपने, दिस इज योर फ्लो लाइन है और ये आपका फ्लो कितना स्पीड जाता है बताने के लिए एक फ्लो ट्रांसमीटर बिठाया हुआ है। इसका सिग्नल कंट्रोलर को जा रहा है और ये कंट्रोलर जो कंट्रोलिंग सिग्नल देता है वो यहाँ एक डिवाइस को दे रहे हैं विच इज वी कैन लर्निंग टुडे, दैट इज कंट्रोल वाल्व। ओके, सो ये कंट्रोल वाल्व जो है कहाँ बिठाया गया है, जहां आपको फ्लो चेंज करना है, फ्लो रेगुलेट करना है, वहीं बिठाया है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पानी कितना जाना है पानी कितना आना है हमें इस कंट्रोल से ही डिसाइड होता है, ये कंट्रोल वाल्व से ही डिसाइड होता है। मींस यहाँ पानी कम ज्यादा जाना है या सही परफॉर्मेंस मिलना है ये ही डिसाइड करता है। ये तो फ्लो लाइन प्रोसेस का है। सो फ्लो लाइन में फाइनल में ऑपरेट होने वाले डिवाइस जो है दिस कंट्रोल वाल्व है। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ दो एग्जांपल्स आपको दिखा रहे हैं। आपका लेफ्ट साइड में जो टॉप में दिख रहा है दिस इज लेवल कंट्रोल, प्रीवियस में हमने देखा था, और बॉटम में जो दिख रहा है दिस इज टेम्परेचर कंट्रोल लूप। एक बार ऑब्जर्व करो, ये टैंक के अंदर पानी कितना होना है, लेवल ज्यादा होना है कम होना है हम कैसे डिसाइड करते हैं, वॉल से डिसाइड करते हैं। वॉल का पानी ज्यादा छोड़ता है तो पानी का लेवल ज्यादा रहेगा, वॉल का कम छोड़ता है तो पानी का लेवल कम रहेगा। मतलब यहाँ ये ओपनिंग क्लोजिंग जो है वो डिसाइड करता है कि आपका पानी का टैंक का लेवल कितना होना है। यहाँ देखो ये कितना होना है कौन डिसाइड कर रहा है, कंट्रोलर डिसाइड कर रहा है। मतलब कंट्रोलर कंट्रोलिंग सिग्नल जनरेट करता है और उसके हिसाब से आपका कंट्रोल वाल्व ऑपरेट होता है। और साथ में देखिए तो मतलब यहाँ पानी का लेवल भी डिसाइड करने वाला कौन है, ये है आपका कंट्रोल वाल्व। नीचे देखिए दिस इज सम डिफरेंट वे है जहां हीट एक्सचेंज सिस्टम यूज कर रहे हैं, जहां पानी को गर्म करने के लिए हम स्टीम फ्लो यूज कर रहे हैं। यहाँ ये वॉल्व दिख रहा है ना,
यहाँ से ये स्टीम फ्लो आता है, ये स्टीम फ्लो जो है आपका पानी को हीट एक्सचेंज के द्वारा गर्म करता है। तो यहाँ पानी कितना गर्म होना है आपका यहाँ वेलोसिटी ऑफ योर स्टीम डिसाइड करता है। ये वेलोसिटी को कौन रेगुलेट करता है? अगेन यू सी हियर वाल्व, दैट मीन्स आपका परफॉर्मेंस या आपका आउटपुट ऑफ द हीट ऑफ द प्रोसेस इज आल्सो डिसाइडेड और डिपेंडेड बाय द योर कंट्रोल वाल्व। ओके, सो इन सारे से हमको क्या समझ में आ रहा है कि हमको ये चीज समझ में आ रहा है कि हमारा प्रोसेस लाइन में आपका लेवल हो, फ्लो हो, टेम्परेचर हो, कहीं भी है आपका ऑपरेट करने वाला या कंट्रोल करने वाला डिवाइस जो है आपका कंट्रोल वाल्व है। यहां हमें इससे समझ में आ रहा है, दैट मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस इन द प्रोसेस लाइन। ओके, सो कम हियर। सो नीड ऑफ कंट्रोल वाल्व, अभी तो हमने देखा है कंट्रोल वाल्व किधर किधर रहता है, कौन सा प्रोसेस को कैसे इफेक्ट करता है, कौन सा प्रोसेस में कैसे डिपेंड करता है, हमने देखा है। सो कंट्रोल वाल्व का सही वाला सेलेक्ट करना कितना जरूरी है यहां हमें देखते हैं। तो आपका प्रोसेस का परफॉर्मेंस जो है डिसाइड करता है कंट्रोल वाल्व का ऑपरेशन। आपका प्रोसेस का परफॉर्मेंस जो डिसाइड करता है कंट्रोल वाल्व का ऑपरेशन। अगर आपका प्रोसेस का परफॉर्मेंस सही नहीं है तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों के ऊपर असर पड़ता है। सो क्वालिटी क्वांटिटी असर पड़ता है मतलब प्रोडक्टिविटी में एंड एज वेल एज द प्रॉफिट में भी फर्क पड़ता है। दैट मीन्स अगर एक सही कंट्रोल वाल्व आपने सेलेक्ट नहीं किया है, आपका क्वांटिटी और क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी सारे लॉस हो जाएगा। सो द परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल वाल्व डिसाइड्स द एक्चुअल रिस्पॉन्स ऑफ योर प्रोसेस। यहां देखिए, अगर आपने कंट्रोल वाल्व सही सेलेक्ट नहीं किया है और आपने जितना अच्छा कंट्रोलर ले लीजिए, एकदम एक्यूरेट ब्रांड और एकदम अच्छा क्वालिटी का कंट्रोलर लिया है, फ्लो स्ट्रीम पाइपलाइन को बहुत अच्छे से एसएस से बनाया हुआ है और इसके बाद आपने पूरा हाई एंड इंपोर्टेड क्वालिटी कंट्रोलर्स एंड एक्चुएटर्स एंड सारे ले लिया है, लेकिन एक सही कंट्रोल वाल्व नहीं लिया आपने, सो आपका प्रोसेस का क्वालिटी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। सो इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द कंट्रोल वाल्व रिड्यूस द परफॉर्मेंस ऑफ इवन यूजिंग ए गुड कंट्रोलर। मतलब आप सही कंट्रोलर यूज किया तो भी आपका कंट्रोल वाल्व सही नहीं है तो आपका प्रोसेस का परफॉर्मेंस डैमेज होगा। यहाँ एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है जहां कंट्रोल वाल्व लीकेज कर रहे हैं। सो देन आप कंट्रोलर कितना अच्छे भी कोशिश करो बंद करने के लिए, यही फाइनल कंट्रोल एलिमेंट होने की वजह से आपका प्रोसेस ये सही नहीं होगा तो लीकेज करेगा, डैमेज करेगा, प्रोडक्टिविटी लॉस होगा। सो अभी हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंट्रोल वाल्व। कंट्रोल वाल्व को अगर हम खोलते हैं तो बहुत सारे पार्ट्स मिलेगा जो उसका प्रिसिशन के हिसाब से 10 to 100s ऑफ पार्ट्स उसके अंदर रहता है। लेकिन हम सारे पार्ट्स को तो नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ मेन पार्ट्स को हमें देखते हैं। यहाँ देखा जाता है तो कंट्रोल वाल्व ये पूरा यहाँ डायग्राम में देखते हैं तो कंट्रोल वाल्व को आउटलाइन में दो पार्ट कर सकते हैं। एक यहाँ से देखिए, यहाँ मैंने ये नीचे डाला है, ये नीचे पार्ट को एक जैसा और ऊपर पार्ट को एक जैसा करते हैं। ये नीचे पार्ट जो है पूरा आपका फ्लो लाइन में डायरेक्टली कांटेक्ट रहने वाला पार्ट्स है, जहां आपका पूरा वेटेड पार्ट्स और मेन फ्लो स्ट्रीम को कनेक्टेड रहता है। ये ऊपर जो पार्ट है ये नीचे वॉल को पार्ट के अंदर फ्लो को रेगुलेट करने के लिए, चलाने के लिए यूज करने वाला एक्चुएशन सिस्टम है। सो कंट्रोल वाल्व का पार्ट्स को हमें दो पार्ट करेंगे। एक है ये ऊपर पार्ट को, एक्चुएटर पार्ट को, इसको कहते हैं एक्चुएटर असेंबली। ओके, यहाँ और ये नीचे वाला जो पार्ट दिखता है, जो वेटेड पार्ट्स और मेन पार्ट्स जो रहते हैं, इसको हम कहते हैं वॉल बोर्ड असेंबली। ओके, हम इन दोनों में इंडिविजुअली वन बाय वन हम चेक करते हैं। ओके, सो कंट्रोल वाल्व का अगर पार्ट्स हम देखते हैं तो दो पार्ट में कर सकते हैं, एक एक्चुएटर असेंबली, दूसरा वॉल बोर्ड असेंबली। नाउ कम हियर, सो वी कैन सी फर्स्ट वन इज द बॉडी असेंबली पार्ट्स, जहां वेटेड पार्ट्स है उसको पहले हम देखते हैं। सो अगर बॉडी असेंबली पार्ट्स को अगर आप खोलोगे, यहाँ देखिए, so how much beautifully having the so many parts and the trim parts are there। यहाँ देखिए, एक अगर वॉल को आपने सही तरीके से खोलते हैं तो इसमें इतने सारे पार्ट्स मिलते हैं वॉल बॉडी के अंदर। इसके अंदर पैकिंग रिंग्स है और आपका मेन बॉडी पार्ट्स भी सारे अवेलेबल है, लेकिन हमें इन सारे को नहीं डिस्कस करेंगे, इसमें मेजर पार्ट्स के बारे में हमें डिस्कस करेंगे और इन ग्रुप वाइज में थोड़ा स्टडी करते हैं।
अगर आपका इसका मेजर पार्ट्स देखते हैं तो यहाँ वॉल प्लग है, बॉडी है, ओके, बोनेट है, मेन पार्ट्स है, पैकिंग पार्ट्स है, इधर यहाँ पैकिंग रिंग्स है और ये स्टेम भी अवेलेबल है, ओके। इनके एक एक के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ओके। सो कम टू द फर्स्ट बॉडी असेंबली पार्ट्स। अगर बॉडी असेंबली पार्ट्स को भी हमें अगर दो कैटेगरी करना चाहते हैं तो यहाँ 2 पार्ट्स कर सकते हैं। एक है प्रेशर रेटिंग कंपोनेंट्स जो बड़े रहते हैं और आपका फ्लो स्ट्रीम का मेन प्रेशर किसके ऊपर गिरता है तो इनको ज्यादा केयर लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन से टाइट करना पड़ता है। दूसरे पार्ट्स होते हैं ट्रिमिंग पार्ट्स जहां आपका फ्लो प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, सो उसको ट्रिमिंग पार्ट्स बोल के भी कह सकते हैं। तो यहाँ देखिए प्रेशर रेटिंग पार्ट्स में आपको मेनली बॉडी, बोनेट एंड बोल्टिंग सेक्शंस आता है और ट्रिमिंग पार्ट्स में आपका प्लग, स्टेम, केज, सीट रिंग, पैकिंग, सील रिंग्स, गैस्केट्स वगैरह सब कुछ आता है। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में अभी हमें देखते हैं, ओके। वॉल बॉडी, सो दिस इज द मेन प्रेशर रेटिंग हाउस है जो वॉल बॉडी असेंबली में दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट है और इट इज द मोस्ट ऑफ द प्रेशर एक्वायर करने वाला और होल्ड करने वाला है। इसके अंदर अगर मेजर में देखा जाता है तो 3 पार्ट रहेगा। यहाँ बाजू में डायग्राम में देखो, एक इनलेट रहता है, एक आउटलेट रहता है और आपको ऊपर एक बोनेट को बिठाने के लिए एक असेंबली रहता है, ओके। सो दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ द यूर वॉल बॉडी। तो यहाँ बाहर से मतलब पूरा आउटलाइन बॉडी है, सो मेन बाउंड्री है जहां प्रेशर पूरा रिटेन करता है। इसके अंदर हम देखते हैं तो इसके अंदर प्रोविजन रहेगा इंटरनल पार्ट्स को फिट करने के लिए, जैसा सीट रिंग, प्लग और इसका इनलेट आउटलेट का प्रोसेस करने के लिए, बोनेट को फिक्स करने के लिए सारे पार्ट्स का सिक्योरिटी इसमें रहता है। और इसका इंड कनेक्शंस जो पाइपलाइन कनेक्शन करने के लिए ये इंड पार्ट्स को ये रहेगा। अगर आपका पाइप सिस्टम छोटा होगा, मोस्ट प्रोबेबली 2 इंच के नीचे होते हैं, सो ये इंड कनेक्शन जो है थ्रेडेड रहता है। और अगर आपका थोड़ा 2 इंच से बड़ा है तो असेंबलिंग डिसमेंटलिंग के लिए और आसानी से बिठाने के लिए फ्लैंज इंड रहेगा। मोस्टली हमारा इंडस्ट्री में फ्लैंज इंड का ज्यादा दिखता है। रेयर कंडीशंस वी कैन सी द वेल्डेड इंड आल्सो, मतलब ये इंड कनेक्शंस 3 टाइप मिलता है। इन अपकमिंग लेक्चर्स में हमें देखते हैं, फिर भी आपके लिए थोड़ा मैंने बता रहा हूँ। इंड कनेक्शन 3 पार्ट मिलेगा। एक है आपका थ्रेडेड इंड मिलता है, दूसरा आपका मिलेगा फ्लैंज इंड मिलता है और वेल्डेड इंड मिलता है। 2 इंच के नीचे है तो थ्रेड इंड रहेगा पाइपलाइन साइज का, अगर 2 इंच के ऊपर होगा तो फ्लैंज इंड रहता है। सम इंडस्ट्रियल लीकेज प्रूफ करने के लिए दे आर यूजिंग द वेल्डेड इंड आल्सो, ओके। और इसके अंदर एक प्रोविजन ऑलरेडी बताया मैंने, यहाँ बोनेट वगैरह जो बिटाने के लिए, जो ट्रिम पार्ट्स है, सीलिंग पार्ट्स है, उसको बिटाने के लिए यहाँ आपका ये भी रहेगा, बोनेट का पार्ट भी रहेगा, ओके। नाउ कम फॉर द नेक्स्ट पार्ट इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज आपका बोनेट है। सो अगर वॉल में आप यहाँ से बाजू में से देखोगे बोनेट कहाँ दिखता है, तो यहाँ देखिए ये ऊपर हो गया एक्चुएटर असेंबली, ये नीचे हो गया आपका वॉल बॉडी असेंबली। यहाँ नीचे ये जो मेजर पार्ट दिख रहा है दिस इज यूर वॉल बॉडी है। इसके ऊपर देखिए जहां आपका वर्टिकल में यहाँ एक छोटा सा पार्ट जो दिख रहा है फ्लैंज से कनेक्टेड, ऊपर साइड में जो फ्लैंज में कनेक्ट किया है, ये है आपका बोनेट है। इसका काम क्या है? इट इज द हाउसिंग ऑफ गाइडिंग एंड पैकिंग्स। जो आपका वॉल का स्टेम में और वेटेड पार्ट्स का है, लीकेज को अरेस्ट करने के लिए यूज करने वाला सारे पार्ट्स इसमें रहेगा। मोस्टली कहना है तो द वॉल कंपोनेंट विच हाउस द गाइडिंग एंड पैकिंग पार्ट्स इसमें रहेगा। इट इज आल्सो सीलिंग ओपनिंग टू द बॉडी, मतलब आपका बॉडी का आउटसाइड से जो एक्चुएटर साइड से सीलिंग करने के लिए भी इसको यूज करते हैं। तो इसका मोस्टली प्रेशर रिटेनिंग कंपोनेंट्स रहेगा। इसको वॉल बॉडी के ऊपर हमने फ्लैंज से वगैरह इसको कनेक्ट करते हैं। इसके अंदर पैकिंग्स और सब कुछ इसके अंदर रहता है। और जो आपका ऊपर योक को कनेक्ट करने वाला अटैचमेंट भी इसमें रहेगा। एक्चुएटर से आपका कनेक्ट करने के लिए अटैचमेंट भी इधर आपको मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो नट बोल्ट डाल के इधर लगा है ना, ये पार्ट जो ऊपर दिखता है ये है आपका बोनेट। यहाँ ऑब्जर्व कीजिए, आपका ये प्लग है, प्लग का जो स्टेम को जो गाइडिंग करने वाला पार्ट इधर देखिए, ये सारे पार्ट जो है इसी के अंदर बिटाया हुआ है। और यहाँ से आपका जो वेटिंग पार्ट्स है, यहाँ से आपका बाहर से लीकेज ना करने के लिए पैकिंग बॉक्सेस वगैरह जो यहाँ जो ये पैकिंग बॉक्सेस है वो भी इसी में असेंबल्ड है। सो यहाँ इसका सारे पोजीशन करने के लिए और सब कुछ इसका बोनेट के अंदर रहता है। कुछ कुछ वॉल्स में बोनेट 2 पार्ट में रहेगा, एक अपर बोनेट और बॉटम बोनेट बोल के। अगर वॉल का बॉडी बड़ा होगा, वॉल का बॉडी
बड़ा होगा तो ये बोनेट जो है ऊपर भी रहेगा नीचे भी रहेगा। जब ये प्लेग के ऊपर प्रेशराइज होता है तो ये इसके ऊपर जो है ना, ये इसके वजह से आपका स्टेम जो है बेंड हो जाने के चांसेस है। तो वो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ गाइडिंग जो है नीचे तक एक्सटेंड करके रखते हैं। सो नीचे भी आपका जो गाइडिंग प्रोविजन रहता है, तो यहाँ नीचे पार्ट ये इस डायग्राम में नहीं है, लेकिन ये नीचे पार्ट में भी हमें क्या करते हैं, एक बॉटम बोनेट भी फिक्स करते हैं। सो ये मोस्टली आपका 5 इंच 3 इंच के ऊपर जो वॉल्स होगा वहां उसके नीचे आपका बॉटम बोनेट भी मिलता है। सो बॉटम बोनेट है तो आपका प्रेशर रिटेनिंग कैपेसिटी इसका ज्यादा रहेगा। सो बोनेट का है, इट इज द मेन पार्ट ऑफ द सेकंड मेन पार्ट ऑफ द वॉल बॉडी असेंबली। यहाँ इसके अंदर मोस्टली गाइडिंग एंड पैकिंग पार्ट्स ज्यादा रहेगा। ओके, सो आई कुड मैं सोचता हूँ कि सबको आपको समझ में आया है। सो थोड़ा लेक्चर लंबा है इसलिए मैंने थोड़ा आगे चलता हूँ। वी कैन स्टार्ट इन लास्ट क्वेश्चनरी सेक्शन। ओके, बोनेट फ्लैंज, इट इज एक्चुअली जस्ट ओनली डायग्राम इंट्रोड्यूस करने के लिए दिया हुआ है, हाउ इट विल लुक्स। इट इज द फ्लैंज अरेंजमेंट है जो आपका वॉल बॉडी के ऊपर हम बिठा के ऊपर आपका एक्चुएटर के साथ एक्चुएटर का योक के साथ कनेक्ट करने के लिए अरेंजमेंट है। यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम में बोनेट फ्लैंज है। Now the main parts, that is trim parts. This is the wall body के अंदर main trim parts है। इनको weighted parts भी कहते हैं। So यहाँ ये देखते हैं तो खोलेंगे तो यहाँ देखिए ये gaskets है, piston, plug, cage, seat ring, ये सारे जो होते हैं इनको weighted parts बोलते हैं। Trim parts also internal, ये internal parts होते हैं और flow जो जाता है उसको regulate करने के लिए इनका main काम होता है। और ये सही तरीके से आप असेंबल नहीं करोगे, ट्रिम पार्ट सही तरीके से बिठाए नहीं होगा, या नहीं तो वो खराब होता है तो लीकेज इधर से चालू होता है वॉल का इंटरनली। ओके, सो ट्रिम पार्ट में हम देखते हैं तो फर्स्ट आता है आपका प्लग। सो ये है आपका प्लग, यहाँ देख सकते हैं जो आपका फ्लो इधर से आएगा और इधर से बाहर जाता है। तो ये प्लग ओपनिंग क्लोजिंग जो है आपको डिसाइड करता है फ्लो क्वांटिटी कितना है, और आपका एक्चुएटर जो डिस्प्लेसमेंट देता है ये प्लग को ही देगा। ओके, सो पार्ट मूविंग इन द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स इन द वॉल क्लोजिंग एंड ओपनिंग इज कॉल्ड एज टू द प्लग है। ओके, और आपका फ्लो का कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करने में दो चीज मेन होते हैं, एक प्लग होता है, दूसरा केज होता है। इनका शेप डिसाइड करता है फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे इन फ्यूचर में हम पढ़ेंगे क्विक ओपनिंग वॉल, लीनियर वॉल, इक्वल परसेंटेज वॉल, ऐसे बोल के हमने आगे पढ़ेंगे। सो जहां आपका फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मतलब सिंपली मेरा कहना है तो एक फ्लो लाइन में सेम ओपनिंग में किसी में ज्यादा पानी जाता है, किसी में कम पानी जाता है, वो डिसाइड करता है आपका ये वॉल प्लग एंड एज वेल एज विद द केज। सो ये आगे ऊपर नीचे जाने की वजह से आपका जो है पानी का फ्लो रेट डिसाइड होता है। ओके, दिस इज द मेजर ट्रिम पार्ट है। नेक्स्ट इज द सीट रिंग। एक्चुअली सीट रिंग जो है आपका वॉल प्लग वॉल बॉडी के अंदर जो बैठने वाला पोजीशन को हमें सीट रिंग कहते हैं। ये जो ये दिख रहा है ना, दिस इज सीट रिंग। हमारा वॉल बॉडी जो है मोस्टली कैस्ट आयरन, माइल्ड स्टील इनसे बनाते हैं, लेकिन जहां ये ट्रिम पार्ट जो है प्रेशराइज्ड प्लग होता है तो उसकी वजह से उसको प्रॉपरली बिठाने के लिए और फाइन फिनिशिंग के लिए हम क्या करते हैं, एसएस से बनाया हुआ एक छोटा सा रिंग यूज करते हैं, मेटल रिंग, उसको हम सीट रिंग बोलते हैं। सिंपली सीट रिंग इज एक ट्रिम कंपोनेंट है जहां आपका प्लग आके बैठता है लीकेज अरेस्ट करने के लिए। केज इज द मेन मेजर पार्ट है। ये डिसाइड करता है आपका फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लग आगे ऊपर नीचे जाते हैं तो ये जो इसके अंदर से आगे ऊपर नीचे जाता है, ये जो शेप दिख रहा है ना इसके प्लग के अंदर, केज के अंदर, दिस विल डिसाइड, ये शेप के हिसाब से आपको फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड होता है। सो प्रोवाइड द प्लग गाइडेंस, मतलब प्लग को गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है ये ऊपर से, और साथ साथ में आपका फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स भी ये डिसाइड करता है। नाउ द स्टेम, ये जो ऊपर दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एज अ स्टेम। ये स्टेम क्या करता है, आपका एक्चुएटर से कनेक्ट होता है और साथ साथ में प्लग को ऊपर नीचे लेके जाने के लिए गाइडिंग प्रोवाइड करता है ये स्टेम। ओके, दीज ऑल आर द मेजर ट्रिम पार्ट्स है। ओके, नाउ सीट रिटेनर। मोस्टली सीट रिटेनर सब लोग सोचते हैं कि केज है, अगर एक्चुअली केज नहीं है, जहां आपका ट्रिम कंपोनेंट विच क्लैम्प्स सीट द रिंग प्लेस, जहां आपका सीट जो बैठता है उसको सीट रिटेनर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑल गैस्केट्स, दीज आर द मिसलिनियस एंड स्मॉल थिंग्स है, जो आपका ऑल गैस्केट जो आपका वॉल के अंदर लीकेज ना होने के लिए हमें यूज करने वाला।
अलग अलग गैस्केट्स है। ओके, इसके अंदर रबर एंड टेफ्लॉन टाइप का गैस्केट्स यूज करते हैं। जहाँ ट्रिम पार्ट्स मोस्टली होगा, जहाँ बोनेट के अंदर जो गैस्केट्स होगा ये आपका टेफ्लॉन टाइप का गैस्केट्स होगा। टेफ्लॉन का एक मोस्ट ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी ये है कि ये हाई टेम्परेचर विथ स्टैंड है और मेन स्मूथ कुशनिंग प्रोवाइड करता है और केमिकल रिएक्शन भी इसके अंदर कम होता है, इसीलिए इसका ज़्यादा यूज करते हैं। सो गाइडिंग्स वगैरह, गाइडिंग पॉक्स जो बोनेट के अंदर हमें गाइडिंग पैकिंग्स यूज करते हैं, सो वो भी रहेगा जो लीकेज अरेस्ट करने के लिए काम आता है। पैकिंग्स जो है आपका जहाँ जहाँ आपका रग पार्ट होते हैं बॉडी का, तो उसको लीकेज अरेस्ट करने के लिए फाइन आपका रबर वगैरह ऐसा यूज करके पैकिंग्स भी यूज करते हैं। ओके, नाउ वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट वॉल एक्चुएटर पार्ट्स। सो अभी तक हमने देखा है वॉल बॉडी का पार्ट्स के बारे में स्टडी किया है। अभी हम देखेंगे वॉल का एक्चुएटर पार्ट्स के बारे में। ओके, सो दिस इज द सेकेंड मेजर पार्ट है जो आपका वॉल के अंदर प्लेग को चलाने के लिए काम आने वाला मैकेनिज्म्स के पार्ट्स है। हम सोचते हैं कि प्लेग ऊपर नीचे करने के लिए छोटे से पार्ट है, बस ऊपर नीचे पुश करने के लिए जरूरत है, लेकिन यहाँ देखिए इसके अंदर कितने सारे पार्ट्स इंडस्ट्री के कंट्रोल वॉल के अंदर रहता है, हम अभी देखेंगे। ठीक है, सो यहाँ देखिए ये डायग्राम में हमको, ये फर्स्ट डायग्राम में आपको पता चलता है वॉल का जो है पार्ट्स में देखते हैं तो ये नीचे जो दिखता है दिस इज वॉल बॉडी है। ये ऊपर जो पूरा पार्ट दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड वी कैन एज टू द एक्चुएटर। आज हम इसके बारे में देखेंगे। तो मोस्टली हम एक्चुएटर इंडस्ट्री का और डायग्राम में थ्योरी में पढ़ते हैं कि आपका न्यूमेटिक टाइप का ज्यादा पढ़ते हैं, तो लेकिन ऐसा ये नहीं है, न्यूमेटिक में भी बहुत सारे शेप्स अवेलेबल है। यहाँ देखिए अलग अलग शेप्स इधर दिखा रहे हैं आपको, डायरेक्ट एक्टिंग, रिवर्स एक्टिंग, इसके अंदर सिंगल स्प्रिंग वाला, डबल स्प्रिंग वाला, इसके बाद ये हाइड्रोलिक टाइप का और न्यूमेटिक टाइप का, ऐसा अलग अलग डायग्राम्स आपको थोड़ा व्यू करने के लिए मैंने यहाँ दिखा रहा हूँ। सो दीज आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ एक्चुएटर्स। इसके पार्ट्स के बारे में अभी हम देखेंगे। सो एक एक्चुएटर में हम देखा जाते हैं तो इतने सारे मेजर पार्ट्स रहेगा। एक योक रहेगा, आपका डायफ्राम रहता है, डायफ्राम अपर सील, बॉटम सील, स्प्रिंग और आपका स्टेम और स्केल वगैरह ये सारे मिलता है। और इसका थोड़ा अगर हम एनलार्ज करके खोलते हैं तो यहाँ देखिए इतने सारे इंक्लूडिंग ट्रिम पार्ट्स से और मेन जो छोटे छोटे पार्ट्स सब देखते हैं, तो इसको खोलेंगे तो इतने सारे पार्ट्स आपको इसमें एक्चुएटर असेंबली में दिखता है। ओके, सो इनमें कुछ मेजर पार्ट्स के बारे में हमने अभी डिस्कस करेंगे। सो अगर वॉल ऊपर से हम देखते हैं, सो यहां से जो सबसे ऊपर ये दिख रहा है ना, दिस इज ए, दिस इज कॉल्ड एज ए लोडिंग प्रेशर कनेक्शन, जहां आपको कंट्रोलर से देने वाला कंट्रोलिंग सिग्नल हमें इधर प्रोवाइड करते हैं। तो इस कंट्रोलिंग सिग्नल से ही पूरा काम होता है। लोडिंग प्रेशर कनेक्शन इज लोकेट वेयर द न्यूमेटिक मीडियम एंटर टू द एक्चुएटर बॉडी। तो ये एक्चुएटर बॉडी में जो एयर जहां एंटर होता है उसको लोडिंग प्रेशर कनेक्टर बोल के हम कहते हैं। नेक्स्ट ये जाता है, इफेक्ट करता है, यहां से एक थिन मेटल रबर शीट रहता है, इसको कहते हैं हमें डायफ्राम। दिस इज अ फ्लेक्सिबल पार्ट है जहां आपका ऊपर नीचे मूव होता है। Diaphragm is the moving part of the actuator and based on the pressure supplied to the load pressure, connecting it move upwards and downwards. Okay, valve opening and closing. मतलब यहाँ से जब आपने प्रेशर देते हैं तो ये इलास्टिक मटेरियल जो रबर जो है ये ऊपर नीचे मूव होता है। तो ये जब फूलता है तो इसका इम्पैक्ट जो है, इसके नीचे एक मेटल प्लेट रखा हुआ है। ओके, सो दिस इज डायफ्राम बेस प्लेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डायफ्राम बेस प्लेट बोलते हैं। ये डायफ्राम बेस प्लेट के ऊपर इसका इंपैक्ट होगा। ये डायफ्राम बेस प्लेट को हम क्या कनेक्ट किया होता है? स्टेम कनेक्ट करते हैं। सो जब इसके अंदर यहाँ हवा देते हैं, ये फूलता है, उसका इंपैक्ट बेस प्लेट के ऊपर गिरेगा और ये वाला ऐसा स्टेम को आगे ढकलता है। सो जब ये आगे ढकलता है, यहाँ ये इंड कनेक्शन में आपका बॉडी का प्लेग का स्टेम कनेक्शन किया हुआ रहता है, तो वो आगे मूव होता है। इसके वजह से क्लोजिंग और ओपनिंग फॉर्म होता है। लेकिन जब आपने हवा निकाल दिया तो क्या होता है? प्रेशर कम होता है, लेकिन डायफ्राम जो है रिटर्न होगा, लेकिन उसको बराबर स्टेम को रिटर्न कौन लाएगा? मतलब रिवर्स फोर्स कौन लेके आता है? उसके लिए कंट्रोलिंग फोर्स के लिए हमें एक प्रोविजन रहता है, वो है ये सी वाला, दैट इज कॉल्ड एज ए एक्चुएटर स्प्रिंग। सो एक्चुएटर स्प्रिंग डायफ्राम बेस प्लेट के नीचे और यहाँ योक बॉडी के ऊपर, इसके बीच में कनेक्शन किया हुआ रहता है। जब आप यहाँ प्रेशर देते हैं, ये फूलता है, तो ये
स्प्रिंग जो है दबता है, तो इसके अंदर कंट्रोलिंग फोर्स जनरेट होगा, इसके अंदर कंट्रोलिंग फोर्स जनरेट होता है। तो डायफ्राम क्या होता है, नीचे मूव होता है, डायफ्राम क्या होता है, नीचे मूव होता है। लेकिन जैसा एयर निकाल देते हैं तो ये दबने की वजह से जो फोर्स है वो क्या करता है, जब ये एयर का प्रेशर कम हो जाएगा तो ये ऊपर फुल के ये आपका बेस प्लेट को ऊपर लेके जाता है। तो जब बेस प्लेट ऊपर जाएगा तो ये स्टेम ऊपर जाएगा। इसके मीनिंग कि आपका कंट्रोलिंग फोर्स जो है, ये ऑपरेटिंग फोर्स आपका एयर कंट्रोलिंग सिग्नल की वजह से आता है, कंट्रोलिंग फोर्स जो है आपका स्प्रिंग की वजह से आता है। द एक्चुएटर स्प्रिंग इज ए गाइडिंग द वाल्व पोजीशन इन केस ऑफ द फेल्यूर ऑफ द न्यूमेटिक सप्लाई। मतलब न्यूमेटिक सप्लाई फेल होगा तो आपको क्या करता है, स्टेम को ऊपर लेके जाने के लिए काम आता है। तो इनको ऐसा डिजाइन करते हैं कि आपका वाल्व का सेफ्टी पॉइंट ऑफ, क्रिटिकल कंडीशन में सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू ओपन होना है या क्लोज होना है। कुछ सिचुएशन में ओपन होना पड़ता है तो उसके हिसाब से वो एयर फेल टू ओपन रहता है। किसी में अगर आपको क्लोज होना है तो एयर फेल टू क्लोज जैसे भी डिजाइन करते हैं। तो वो डिसाइड करता है आपका स्प्रिंग पोजीशन ऊपर नीचे और प्लेग पोजीशन के हिसाब से भी डिसाइड होता है। इसमें 4 प्रकार का डिजाइन अवेलेबल है। इन फ्यूचर क्लास में हमें स्टडी करेंगे। एक्चुएटर पार्ट्स में नेक्स्ट आता है डी, दैट इज द एक्चुएटर स्टेम, जहां आपका ये देखिए डायफ्राम के नीचे बेस प्लेट को कनेक्ट है, एक छोटा सा मेटल रॉड दिख रहा है, देखिए पतला सा अंदर से, इसको हम कहते हैं स्टेम। सो ये स्टेम जो है आपका डायफ्राम का डिस्प्लेसमेंट को नीचे वॉल बॉडी का प्लेग के अंदर लेके जाता है। ओके, योक, this is the major part which give the supporting to the all the actuator parts. Okay, yoke is the part actuator which connected to the actuator to the bonnet of the body. Yoke is the surrounding the actuator stem and with clearance. So ये क्या करता है, ये आपका पूरा आपका जो मेजर पार्ट्स एक्चुएटर में जो मेजर पार्ट्स है जैसे डायफ्राम है या नहीं तो आपका गाइडिंग रॉड है, इनको सारे को सपोर्ट देता है, स्प्रिंग को सपोर्ट देता है। और साथ में यहाँ देखिए ये इधर से यहाँ नीचे जाते वक्त आपका वॉल बॉडी को कनेक्ट करने के लिए भी ये हेल्प करेगा। ओके, यहाँ और एक ये मेजर पार्ट यहाँ एक दिखता है, दिस इज ये स्प्रिंग के नीचे है, स्प्रिंग बेस एडजस्टमेंट प्लेट है, जहां आपका कंट्रोल वॉल के अंदर स्प्रिंग का टेंशन को एडजस्ट करने के लिए काम आता है। अगर कुछ पार्ट को ट्रिम करना है, मतलब इसको कैलिब्रेट करना है, कुछ प्रेशर का स्प्रिंग को बड़ा लीकेज को अरेस्ट करने के लिए, एजिंग की वजह से क्या होता है फ्यूचर में कभी कभी वॉल लीकेज करता है, तो वो वॉल लीकेज को हमें चेंज कर सकते हैं ये स्प्रिंग का बेस प्लेट को ऊपर नीचे करना। इसके अंदर प्रोविजन रहता है, हमको एक थ्रेडेड पार्ट रहता है योक के ऊपर, तो ये ऊपर नीचे करने से आपको क्या हो जाएगा, स्प्रिंग का पोजीशन चेंज होता है। डायफ्राम केस, ये ऊपर वाला अपर केस और बॉटम केस, सो डायफ्राम केस होते हैं ये, सो आपको पूरा पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। स्केल प्लेट, यहाँ देखिए एक छोटा सा ये साइड में एक स्केल रहता है, ये स्केल आपको एक्चुअली हेल्प करता है वॉल ओपन है या क्लोज है, ओपन है तो कितना ओपन है या क्लोज है तो कितना क्लोज है। इसके लिए क्या है, आपके योक के ऊपर एक स्केल बिठाया हुआ रहता है और स्टेम के ऊपर एक छोटा सा रिंग इंडिकेटर लगा हुआ रहता है, तो वो रिंग इंडिकेटर हेल्प से वॉल ओपन है या क्लोज है हम देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेम कनेक्टर, जस्ट यहाँ नीचे यहाँ रहता है स्टेम कनेक्टर ये बीच में, सो वो वाला आपका जो है स्टेम को नीचे वाले से कनेक्ट करता है। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वन। अदर मेजर पार्ट्स है जो गैस्केट्स एंड पैकिंग्स है, वो जो है आपका गैस्केट्स देखते हैं तो हमें गैस्केट्स सीलिंग प्रोवाइड करता है मेन सरफेस से। इसके अंदर अगर देखा जाता है तो 2 मेजर गैस्केट्स है, एक बोनेट गैस्केट है, एक सीटरिंग गैस्केट है। सो बोनेट गैस्केट जो है बिटवीन द बॉडी एंड बोनेट के बीच में लगा हुआ रहता है, बॉडी और बोनेट के बीच में लगा हुआ रहता है। सीटरिंग गैस्केट जो है बिटवीन सीटरिंग और बॉडी के बीच में लगा हुआ रहता है। पैकिंग्स, ये जो ट्रिम पार्ट है जो आपका बोनेट के अंदर बिठाया हुआ रहता है, लीकेज को कम करने के लिए आता है। यहाँ देखिए ट्रिम पार्ट्स, दिस पैकिंग पार्ट्स कितना ब्यूटीफुली है, कितना अच्छे से है, और हम सोचते हैं कि छोटा सा एक रबर गैस्केट है बोल के, लेकिन देखिए इसके अंदर स्प्रिंग अरेंजमेंट और सारे जो कुशनिंग वगैरह सब प्रोविजन करके रखा हुआ है। और गैसेस फॉर्म होता है तो गैसेस को रिलीज करने के लिए प्रोविजन भी इसमें रहता है। पैकिंग इज कंप्रेस्ड टू फॉर्म द टाइट सील बिटवीन द पैकिंग बॉक्स वॉल्स एंड द वॉल प्लेग स्टील। सो वॉल प्लेग के सराउंडिंग में पूरा आपको टाइट सीलिंग प्रोवाइड करता है। आई थिंक कंट्रोल वॉल का कंस्ट्रक्शन आप लोग को समझ में आया होगा। अभी हाफ ऑफ द सेशन इज ओवर, नाउ वी कैन गो फॉर द टाइप्स ऑफ कंट्रोल वॉल्स। हमें कंट्रोल वॉल का टाइप्स देखते हैं। तो कंट्रोल वॉल के टाइप्स में इसके अंदर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मगर वी कैन सी सम पार्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट बेसिकली
क्या क्या पार्ट्स, मेजर पार्ट्स होते हैं, मेजर टाइप्स होते हैं, और वो टाइप्स कैसे काम करता है, किस किस बात पे है, उनको थोड़ा कैटेगराइज करके कोशिश किया मैंने समझाने के लिए। कंट्रोल वॉल को हमें अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ आपको एक एक तरीके का क्लासिफिकेशन में मेजर टाइप्स मैंने इधर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो टाइप्स ऑफ कंट्रोल वॉल्स, पहले टाइप मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एज पर द टाइप ऑफ मोशन। सो वॉल प्लग का मोशन के हिसाब से हमें दो तरीके से करते हैं, एक लीनियर मोशन और एक रोटरी मोशन। लीनियर मोशन जो होते हैं, यहाँ आपका राइट साइड में डायग्राम देखिए, जो प्लग है वो ऊपर नीचे होता है, तो इसके वजह से क्या होता है, वॉल का जो है आपका सीटरिंग ओपन होगा, इधर से लिक्विड बाहर जाता है और आपका वॉल का फ्लो चालू होगा। जैसा स्टेम ये नीचे आता है, मतलब इट इज मूविंग इन द वर्टिकल मोशन, वर्टिकल ऊपर नीचे मूव होता है। ये मोस्टली हमारा ग्लोब वॉल्व है, कैरेक्टरिस्टिक्स वॉल्स है, इंडस्ट्री में यूज करने वाले बहुत सारे वॉल्व जो है लीनियर मोशन ही होते हैं। सो जैसा कंट्रोल्ड ऑपरेटेड वॉल्व जो भी होगा लीनियर मोशन ही होगा। रेयरली न्यूमेटिक ऑपरेटेड वॉल्व जितने भी होता है मैक्सिमम ऑल आर द लीनियर मोशन वॉल्व्स होते हैं। लेकिन कुछ रोटरी मोशन वॉल्व्स होते हैं जहां मैनुअल ऑपरेटेड होता है, जस्ट हमें सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू लगाते हैं, जैसा गेट वाल्व है, बॉल वाल्व है, ये बटरफ्लाई वाल्व है। ये जो सारे वॉल्व्स जो होते हैं वो रोटरी मोशन होता है, ये हॉरिजॉन्टली रोटेट होता है। यहाँ नीचे डायग्राम देख सकते हैं कि ये जो ब्लू कलर में जो दिख रहा है, दिस इज अ बटरफ्लाई वाल्व है। इसको हमें ऐसा रोटेट करते हैं, राउंड में रोटेट करते हैं, तो ये स्टेम जो है एंगुलर मोशन में होगा। जब स्टेम एंगुलर मोशन में होता है, अंदर प्लेग भी एंगुलर मोशन होता है। सो जब ये प्लेग बटरफ्लाई जो है, बटरफ्लाई प्लेग जो है ऐसा खुलेगा तो लिक्विड पूरा बाहर जाता है। ओके, सो यहां से आपका लिक्विड जो है बाहर ऐसा चले जाता है, तो ये रोटरी मोशन में रहेगा। लीनियर मोशन में वर्टिकल में मूव होता है। सो आपका बटरफ्लाई वॉल, गेट वॉल, ओके, बॉल वॉल, जो मेन में मैनुअल ऑपरेटेड वॉल जितने भी होते हैं वो सारे जो है रोटरी मोशन होता है। और स्पेशली इसमें एक्चुएटर्स मोस्टली रोटरी मोशन में आपके इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स ज्यादा दिखता है। और आपका न्यूमेटिक सिस्टम्स में कुछ न्यूमेटिक ऑपरेटेड मोटर्स भी मिलता है, जहां आपका पूरा रोटरी मोशन में भी यूज करने वाले होते हैं। यहाँ साइड में डायग्राम में भी ऊपर में देख सकते हैं आपने, यहाँ देखिए एक लीनियर मोशन का ये स्टेम जो है जो ऊपर नीचे होता है, तो यहाँ लिक्विड इधर से एंटर करके इधर से बाहर जाता है। ये रोटरी मोशन में ऐसा राउंड में घूमेगा, तो जब ये राउंड में घूमेगा तो आपका वॉल ओपन होके लिक्विड छोड़ता है। नाउ वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट टाइप। कंट्रोल वॉल्व्स का जो है एज पर एक्चुएटर के, आप एक्चुएटर जो है ऊपर का, हम अभी तक सिर्फ एक्चुएटर एक तरीके का देखा है, दैट इज न्यूमेटिक टाइप का कंस्ट्रक्शन में देखा है। लेकिन ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री में सिर्फ ओनली न्यूमेटिक टाइप एक्चुएटर्स मिलते हैं। एक्चुएटर्स को बहुत सारे कैटेगराइज्ड करते हैं। अगर इसको हम 4 ग्रुप्स में बनाते हैं तो वो है 4 ग्रुप बनेगा। एक मैनुअल ऑपरेटेड वॉल्व, न्यूमेटिक ऑपरेटेड वॉल्व, हाइड्रोलिक एक्चुएटेड वॉल्व और इलेक्ट्रिकल एक्चुएटेड वॉल्व। हमारा घर के अंदर जो वॉल्व होते हैं टैप के जो यूज करते हैं, ये है मैनुअल ऑपरेटेड वॉल्व। मतलब जस्ट आदमी हाथ से उसको घुमाता है, प्लग को, जो स्टेम को जो है उसके ऊपर एक छोटा सा प्रोविजन रहेगा, हैंडल रहेगा, रिंग रहेगा, जो आपको उसको घुमाने से वॉल्व खुलता है और वॉल्व क्लोज होता है। यहाँ पहले डायग्राम जो दिख रहा है आपका, दिस इज जो है आपका मैनुअल ऑपरेटेड वाल्व यहाँ है। और ये लास्ट में देखिए एक बटरफ्लाई वाल्व भी है, ये भी आपका मैनुअल ऑपरेटेड वाल्व है। सो ये दोनों वाल्व जो है आपका हैंडल से ऑपरेट करेंगे तो प्लग खुलेगा। सो इनको हम कैटेगरी में देखा जाता है तो एक्चुएटर टाइप जो है मैनुअल ऑपरेटेड है। सो मोस्टली ये जो है नॉन ऑटोमेटेड सिस्टम में इसको यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है न्यूमेटिक एक्चुएटेड। सो न्यूमेटिक एक्चुएटेड ये मोस्टली हमारा प्रोसेस इंडस्ट्री में ज्यादा दिखता है। सो ये प्रोसेस इंडस्ट्री में इसके अंदर एयर प्रेशर को यूज करते हैं हमें ऑपरेट करने के लिए। अभी प्रीवियस में हमें कंस्ट्रक्शन में एक्चुएटर जो पार्ट्स देखा है पूरा ये न्यूमेटिक एक्चुएटेड है। सो यहाँ क्या होता है, एक डायफ्राम रहेगा और वो प्लग जो है उसको मूव करता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है आपका वाल्व पोजिशनर से यहाँ से एयर सप्लाई दे रहा है, यहाँ डायफ्राम रहेगा और इसके अंदर ये डायफ्राम के अंदर आपका जस्ट एयर को अप्लाई होता है तो ये सीधा आपका स्टेम नीचे आगे मूव होता है। न्यूमेटिक एक्चुएटेड वाल्व प्रिसिशन ऑपरेशन के लिए बहुत अच्छा है, ये इंडस्ट्री में मोस्टली यही दिखता है। नेक्स्ट मेजर इंपॉर्टेंट है हाइड्रोलिक एक्चुएटेड। हेवी पावर डिलीवर करना है, ज्यादा इंपैक्ट प्रेशर जनरेट करना है तो वहां हाइड्रोलिक एक्चुएटेड होता है। हाइड्रोलिक मींस ऑयल से ऑपरेट होने वाला। ये थोड़ा स्लो से क्लोज होता है, स्लो से ओपन होता है, क्विकली ऑपरेटेड नहीं है।
तो लेकिन इसके जो डिलीवर प्रेशर होता है ज्यादा होता है। इसके अंदर जो है यहाँ एक सिलेंडर टाइप रहेगा, डायफ्राम बड़ा नहीं रहेगा। इसके अंदर एक आपका इनलेट रहता है, उसके अंदर ऑयल पंप करने की वजह से आपका पिस्टन आगे मूव होने से, आगे पीछे होने की वजह से स्टेम मूव होगा और वॉल को ओपन क्लोज करता है। ओके, नेक्स्ट आता है यहाँ सेम ये डायफ्राम का दिख रहा है। और दूसरा है मोटर ऑपरेटेड, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड। यहाँ देखिए एक छोटा सा यहाँ ऊपर मोटर बिठाया है, तो इसको हमें सप्लाई देते हैं। इसके अंदर डीसी ऑपरेटेड मोटर भी हो सकता है, एसी ऑपरेटेड मोटर होता है। जैसा आपने कंट्रोलिंग सिग्नल देगा तो मोटर घूमेगा, मोटर चालू होगा तो वो घूमेगा। जब वो घूमेगा तो उसके साथ हमने लगाया हुआ स्टेम जो है वो आगे पीछे होता है, स्टेम भी रोटेट होता है, तो इसके अंदर प्लग जो है वो रोटेट होके ओपन क्लोज होता है। ओके, सो यहाँ इनका सिंबल्स भी दिखा रहे हैं नीचे, थोड़ा बहुत आपको समझ में आने के लिए। दिस इज आपका मैनुअल ऑपरेटेड वॉल का सिंबल है। ये न्यूमेटिक एक्चुएटर डायफ्राम टाइप का न्यूमेटिक एक्चुएटर विद रोटरी मोशन। रोटरी मोशन जो पहले अभी बताया, कुछ इंडस्ट्री में हमें एयर ऑपरेटेड रोटरी मोशंस का भी यूज करते हैं। और एक हाइड्रोलिक एक्चुएटर, मोटर एक्चुएटेड। मतलब यहाँ देखिए वॉल बॉडी का सेम है सिंबल, और यहाँ जो एक्चुएटर का सिंबल जो है फर्क पड़ रहा है। जो आपने किस टाइप का एक्चुएटर यूज करा उसके हिसाब से उसका सिंबल दिखा रहा है। ये सिंबल आपका डायफ्राम शेप में है, ये हाइड्रोलिक रिप्लिका है, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है, मोटर ऑपरेटेड बोल के आपको दिखा रहा है। ओके, नाउ वी कैन कम फॉर द टाइप्स ऑफ कंट्रोल वॉल एज पर द शेप ऑफ प्लग। सो इंडस्ट्री में हमें ज्यादा से ज्यादा वॉल कहीं भी मार्केट में जाके पूछते हैं तो बॉल वॉल दे दो, गेट वॉल दे दो, ग्लोब वॉल दे दो, ओके, क्विक ओपनिंग वॉल दे दो, ऐसा बहुत सारे हम नाम से बुलाते हैं। ये जो आप बॉल, ग्लोब, गेट, ये नाम जो बता रहे हैं ना, ये सारे आपका प्लेग शेप्स है, जो वॉल का प्लेग शेप्स है। सो वॉल को मोस्टली मार्केट में हमें ये प्लेग शेप के हिसाब से ही जाना जाता है। सो वॉल को भी हमें कैटेगराइज करेंगे प्लेग शेप के हिसाब से। सो यहाँ कुछ वॉल्स एग्जाम्पल बता रहा हूं मैंने, पिंच वॉल, अंडरस्टेड प्लेट वॉल, बटरफ्लाई वॉल, गेट वॉल, ग्लोब वॉल, ऐसे बहुत सारे नाम। आप तो ये लास्ट 3 वॉल्स के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, बटरफ्लाई वॉल के बारे में, गेट वॉल में, ग्लोब वॉल के बारे में जानते होंगे। कुछ इंडस्ट्री में यूज करते हैं पिंच वॉल, अंडरस्टेड प्लेट वॉल बोल के भी है। यहाँ देखिए ये पिंच वॉल है। पिंच वॉल बोले तो कुछ नहीं है, एक्चुअली एक रबर पाइप के ऊपर हमें क्लैंप लगा के पानी को ऑन ऑफ करने के लिए यूज करते हैं। जैसा हमारा खेती में गांव में क्या करता है, पानी छोड़ने के लिए, पानी ऑन करने के लिए हम एक छोटा सा क्लैंप डालते हैं पाइप के ऊपर, और वो क्लैंप से पानी को बंद करते हैं, क्लोज करते हैं। सो उसको हम कहते हैं कि पिंच वाल्व है। इंडस्ट्री में इसको थोड़ा लुक देते हैं। इसके अंदर आपका बाहर से मेटल बॉडी ये डाला हुआ रहता है, और अंदर देखिए ये छोटा सा ब्लैक जो दिख रहा है, दिस इज रबर पाइप है। और यहाँ से देखिए प्लग ऊपर से नीचे से दबने के लिए अरेंजमेंट है। ये जब रोटेट करते हैं तो ये प्लग क्लोज होगा और ओपन होगा। इसका ब्यूटी ये है कि टाइट शट ऑफ देगा, टाइट शट ऑफ प्रोवाइड करता है। और अगर मेंटेनेंस के हिसाब से इसके अंदर कुछ भी स्केलिंग होगा, ये आपका ये इसका एक्सेलरेशन की वजह से, प्लग के एक्सेलरेशन की वजह से ये स्केलिंग ऑटोमेटिकली छूट जाता है, तो आपको सेल्फ मेंटेनेंस का जैसा बन जाता है। डिसएडवांटेज है इसका एजिंग, एज जो है बहुत कम होता है, जल्दी खराब होने के चांसेस है। ज्यादा हीट का, हाई टेम्परेचर का फ्लोस के अंदर आप यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये रबर जो है डैमेज होने के चांसेस है। तो इसको फुल्ली बॉडी जो एक्सपोज जो है पूरा रबर है। तो यहाँ इसको थोड़ा मॉडिफाई करके बनाया हुआ है अंडरस्टेड प्लेट, तो इंडस्ट्रियल लुक के लिए। ये मोस्टली आपका नॉन इंडस्ट्रियल एरियाज में ज्यादा दिखता है, ये इंडस्ट्रियल में। इसमें क्या है, पूरा बॉडी के अंदर सारे जो रबर पाइप या ये निकाल के, सिर्फ यहाँ जो ये प्लेग के पास, आपको प्लेग के पास एक सिर्फ डायफ्राम डाला हुआ रहता है या इलास्टिक मटेरियल डाला हुआ रहता है, बाकी पूरा बॉडी मेटल का रहेगा। यहाँ देखिए ये जो ये ब्लैक दिख रहा है ना, ये है आपका रबर, और इसके ऊपर जस्ट स्टेम से ऑपरेट करते हैं। तो इससे क्या थोड़ा टाइट शेड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा और एजिंग भी अच्छा रहेगा इसका। ओके, यहाँ नीचे बटरफ्लाई वॉल देख सकते हैं, तो इन फ्यूचर क्लास में इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। बटरफ्लाई वॉल हॉरिजॉन्टली रोटेट होता है। जब ये हैंडल आप घुमाते हैं तो ये देखिए इसका शेप जो है बटरफ्लाई के विंग्स के जैसा दिखता है, इसलिए इसको वॉल को ऐसा कहते हैं। यहाँ आपका जो प्लग जो है ऐसा वर्टिकली हॉरिजॉन्टली मूव होने से ओपन क्लोज होता है। नेक्स्ट जो होता है गेट वॉल। गेट वॉल मोस्टली जहां स्लरिश फ्लोज ज्यादा होगा वहां आपको ज्यादा दिखता है। मैनुअल ऑपरेटेड मोस्टली यूज करने वाला वाल्व है। यहाँ इसके अंदर जो डिस्क दिख रहा है ना, ये डिस्क को ऐसा
ऊपर नीचे मूव करते हैं। ये जो रोटेशन आप रिंग करते हैं तो स्टेम ऊपर जाएगा, तो ये रिंग, ये जो डिस्क जो है ऊपर जाता है तो ओपन होता है, नीचे आता है तो क्लोज होता है। ओके, सो ये भी टाइट शट ऑफ के लिए ज्यादा प्रीफर करने वाला है गेट वाल्व। ओके, यहाँ और एक यहाँ जो दिख रहा है, दिस इज योर ग्लोब वाल्व। इंडस्ट्री में ज्यादा यूज करने वाला और ऑटोमेटेड प्रोसेस में क्विकली ऑन ऑफ करना है तो इट इज द प्रायोरिटी वन है। इसके अंदर ग्लोब वॉल इसीलिए कहते हैं, इसका प्लेग शेप जो है छोटा सा एक बॉल का शेप में रहता है, बॉल का राउंड शेप में रहता है, इसीलिए इसको ज्यादा से ज्यादा हमें ग्लोब वॉल बोलते हैं यहाँ। और ये टाइट शट ऑफ देगा और अच्छे से आपका सीट रिंग में टाइट बैठता है, इसीलिए आपको लीकेज कम होगा और अच्छे से फ्लो कंट्रोल करता है। ओके, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स वाल, प्रोसेस कंट्रोल में ज्यादा यूज करते हैं। दिस इज द प्रोसेस कंट्रोल में ज्यादा यूज करते हैं। जो आपका प्रिसिशन ऑपरेशन है, जैसा आपका पीआईडी कंट्रोल ऑपरेशन है, जैसा आना पीआईडी, ऐसे जो भी ऑपरेशन में यूज करेंगे ये कैरेक्टरिस्टिक्स वाल्स यूज करते हैं। इसके अंदर क्विक ओपनिंग वाल, इक्वल परसेंटेज वाल, लीनियर वाल बोल के रहेगा। प्रीवियसली मैंने बताया है ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको डिसाइड होता है दो से, एक केज की वजह से, दूसरा आपका प्लेग शेप की वजह से। इनके वजह से आपका पाइपलाइन में पानी का फ्लो क्वांटिटी कितना होना है, फ्लो रेट कितना होना है, ये डिसाइड करता है। सिंपली मेरे कहना है तो यहाँ देखिए, ये बाजू में कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम दिया हुआ है। अगर आपका पानी वाल जो है 50% ओपन है, तो 50% ओपन है, इनलेट में आपने 100 लीटर पर आवर दिया है, लेकिन आउटलेट में 100 लीटर पर आवर का प्रेशर के सेम प्रेशर का लिक्विड दिया है, लेकिन आउटलेट में मिलने वाला पानी तीनों वाल्व में एक जैसा नहीं है। यहाँ देखिए, ये क्विक ओपनिंग वाल्व में जैसा आप देते हैं 90% ऑफ फ्लो रेट 50% ओपन में चले जा रहे हैं, और जहां आप देखते हैं इक्वल परसेंटेज में सिर्फ ओनली 10% जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये आपका वाल्व को स्लो से खोलता है और ये जो है आपका वाल्व को फास्ट से खोलता है। दैट्स वाई इसको कहते हैं क्विक ओपनिंग वाल्व। ये डिसाइड करता है आपका ये प्लेग शेप, इनिशियल में इसको ओपनिंग ज्यादा रहेगा, इसकी वजह से क्विक ओपनिंग बोलते हैं। और लीनियर, लीनियर का मतलब है आप वॉल कितना परसेंटेज ओपन करते हैं उतना ही परसेंटेज फ्लो रेट को आउटपुट में देता है, तो उसको लीनियर बोलते हैं। यहाँ देखिए, ये मैंने 50% ओपन किया है तो फ्लो रेट कितना है मेरा, 50% है। यहाँ दिखता है ना, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, सेंटर लाइन जो है लीनियर है। सो वॉल का जो आउटपुट का जो मिलने वाला, इसके हिसाब से आपको क्या है, 3 कैटेगरी की है, क्विक ओपनिंग, इक्वल परसेंटेज, लीनियर वॉल्स। प्रोसेस कंट्रोल ऑपरेशंस में हमें ना बटरफ्लाई वॉल ना ये ग्लोब वॉल या इनको यूज करते हैं, मोस्टली हमें यूज करते हैं ये है पीआईडी कंट्रोलर के साथ। जहां भी दिखेगा वो वॉल जो मोस्टली यही रहेगा, इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। उसका वॉल का नेम प्लेट देखोगे, उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है क्विक, इक्वल, लीनियर बोल के शॉर्ट वर्ड में लिखा हुआ रहता है। क्विक का मतलब होता है क्विक ओपनिंग वाल्व में, इक्वल बोल के परसेंटेज डाला हुआ रहता है तो वो इक्वल परसेंटेज वाल होता है, और लीनियर जो है उसका लीनियर वाल होगा। Okay guys, now we can come for the type of control valves as per the number of inlet and outlets. एक 1 वे वाल्व, 2 वे वाल्व, 3 वे वाल्व बोल के रहता है, मतलब आपका पानी आना जाने के रास्ते कितने खुले हैं उसके हिसाब से हमें वाल्व्स को 3 कैटेगरी करते हैं। 1 वे वाल्व, इनको हम इंडस्ट्री में ऐसे भी जानते हैं नॉन रिटर्न वाल्व बोल के, मतलब इसके अंदर पानी एक ही डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ नीचे देखिए, जब यहाँ पानी इस तरफ से आता है तो आपका यहाँ प्लेग का जो ये सीट प्लेग जो है, ये आपका सीट जो है ये खुलेगा, मतलब पानी के प्रेशर की वजह से खुलेगा, पानी आगे चले जाता है। अगर पानी आप दूसरे डायरेक्शन से भेजते हैं, इस तरह से भेजते हैं, ये प्लेग क्लोज रहेगा, पानी नहीं जाएगा। मतलब ये वॉल के अंदर लिक्विड जो है यूनि डायरेक्शनल में फ्लो होगा, बाई डायरेक्शनल में नहीं होता है। दैट्स व्हाई इसको कहते हैं 1 वे वाल्व बोलते हैं। हम मोस्टली जानते हैं इन वाल्व्स को एज ए नॉन रिटर्न वाल्व बोल के भी जानते हैं। नेक्स्ट आता है 2 वे वाल्व्स। 2 वे वाल्व का मतलब होता है कि इसके अंदर वाल्व बाई डायरेक्शनल फ्लो होगा, मतलब एक इनलेट रहता है, एक आउटलेट रहता है। पानी एक तरफ से आएगा, दूसरे तरफ से छुल जाता है, और चाहे तो आपको एक तरफ से दूसरे तरफ से पानी आएगा और एक तरफ से जाएगा, मतलब एक इनलेट एक आउटलेट रहेगा। सेम 1 वे वाल्व में भी एक इनलेट एक आउटलेट रहता है, मगर पानी का जो डायरेक्शन एक ही तरफ होगा, दूसरे डायरेक्शन से नहीं जाता है। इसमें ऐसा नहीं है, एक तरफ से आता है दूसरे तरफ से चले जाता है, और दूसरे तरफ से आता है एक तरफ। आप किस डायरेक्शन में चाहे तो उस डायरेक्शन में इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको आएगा 3 वे वाल्व। 3 वे वाल्व मतलब इसका 3 ओपनिंग्स रहेगा। सो एक इनलेट 2 आउटलेट हो सकता है,
या नहीं तो 2 इनलेट 1 आउटलेट होता है। प्रोसेस इंडस्ट्री में अगर 2 केमिकल्स को मिक्स करना है तो 2 इनलेट 1 आउटलेट होगा, और आपको अगर डायरेक्शन चेंज करना है तो 1 इनलेट 2 आउटलेट रखते हैं। तो ऐसा यहाँ ये डायग्राम लास्ट वाला ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है, दिस इज, यहाँ देखिए इसके अंदर 3 आपका ओपनिंग्स है, 1 इनलेट 2 आउटलेट भी हो सकता है, या 2 इनलेट 1 आउटलेट भी हो सकता है। ये इस वाल में जो बीच में है ब्लू कलर में है, इसका 1 इनलेट 1 आउटलेट है, तो इसको हम 2 वे वाल बोलते हैं। ये वाला आपका 1 वे वाल है। ओके, एज पर द सीटिंग्स, एक्चुअली वॉल का बॉडी बाहर से देखते हैं तो 1 इनलेट 1 आउटलेट दिखेगा, लेकिन इसके अंदर अंदर का जो प्लेग को हमें 2 पार्ट करके भी बनाते हैं। इसके अंदर 2 पार्ट है, एक सिंगल सीटेड वाल, डबल सीटेड वाल। यहाँ देखिए पहले डायग्राम और तीसरा डायग्राम ऑब्जर्व करना, इसका इनलेट आउटलेट 1 है, इसका इनलेट आउटलेट 1 है, मगर यहाँ देखिए इसके अंदर पानी आएगा तो ये लिक्विड जब ये प्लेग ऊपर जाता है तो यहाँ इसका 2 सीटिंग पॉइंट्स है, तो लिक्विड यहाँ ऊपर से भी रिलीज होगा और नीचे से भी रिलीज होगा, और दोनों एक ही आउटलेट से चले जाता है। इसको कहते हैं डबल सीटेड। ओके, इनको कहते हैं हमें डबल सीटेड वाल, क्योंकि इसके अंदर 2 सीट रिंग्स है। ये मोस्टली कहाँ आपका लिक्विड को फास्टली रिलीज करने के लिए हेल्प करता है। और एक यहाँ देखिए सिंगल सीटेड, यहाँ से लिक्विड एक ही जगह से आके एक ही पाथवे से बाहर चले जाता है, इसको सिंगल सीटेड बोलते हैं। इनको मोस्टली टाइट सेटअप चाहिए तो सिंगल सीटेड यूज करेंगे, क्विक रिलीज करना है तो डबल सीटेड यूज करेंगे। डबल सीटेड में आपको लीकेज का चांसेस होता है, सिंगल सीटेड में लीकेज का चांसेस कम होते हैं। एज पर द इनिशियल पोजीशन ऑफ द वॉल, अगर आपका वॉल हम देखते हैं तो उसका पोजीशन के हिसाब से इनिशियल पोजीशन नॉर्मली ओपन, मतलब आपने सप्लाई नहीं दिया, कोई लोड ऑपरेटिंग सिग्नल कंट्रोलिंग सिग्नल नहीं दिया, तो वॉल कैसा होगा? अगर वॉल को ऐसा ओपन ऐसा छोड़ देंगे तो पानी जा रहा है कि या नहीं जा रहा है। मतलब यहाँ देखिए ये वॉल देखते हैं तो यहाँ से लिक्विड छोड़ेंगे, ऊपर से कुछ भी एयर नहीं देंगे तो यहाँ से लिक्विड आके इधर से सीधा चले जाएगा। मतलब जैसा वॉल आप हाथ में लेके हवा बोल के फूकते हैं तो दूसरी तरफ हवा आता है, इसको कहते हैं नॉर्मली ओपन वॉल। मतलब विदाउट एनी एक्चुएशन सिग्नल व्हाट इज द पोजीशन ऑफ योर प्लेग, उसको हिसाब से हमें 2 कैटेगरी किया, एक नॉर्मली ओपन, दूसरा नॉर्मली क्लोज। सो नॉर्मली ओपन में जैसा आपका प्लेग इनिशियल कंडीशन में ओपन रहेगा, जब आपने एयर सप्लाई देते हैं तो ये क्लोज होगा। नॉर्मली क्लोज में क्या होता है, जब इनिशियल पोजीशन में क्लोज रहेगा, जब आपने एयर ऑपरेट करते हैं तो ये ओपन होता है। तो यहां से देखिए यहाँ एयर देते हैं तो ये डायफ्राम ऊपर जाएगा, तो प्लग ऊपर जाता है तो इधर एयर आके ये सीधा सॉरी इधर से लिक्विड आके इधर से बाहर चले जाता है। सो दिस इज नॉर्मली क्लोज वाल्व बोलते हैं। एक नॉर्मल ओपन वाल्व और नॉर्मली क्लोज वाल्व बोल के रहेगा। सो यहाँ तक हमने वॉल का टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन देखा है। तो फाइनल में हम यहाँ देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्स, एक छोटा सा चार्ट है, एक लीनियर मोशन, रोटरी मोशन का अलग अलग टाइप्स का, ग्लोब वॉल, डायफ्राम वॉल, पिंच वॉल, गेट वॉल बोल के। ग्लोब वॉल में 3 टाइप है, ग्लोब, एंगल, 3 वे वॉल। रोटरी वॉल में एसेंट्रिक, प्लेग, बटरफ्लाई, बॉल वॉल। गाइडिंग में केज, टिम के पोस्ट के हिसाब से, सर्विस के हिसाब से अलग अलग टाइप का एक छोटा सा डायग्राम था, आपके लिए दिखा रहा हूँ। सो दिस इज द ओवर। नाउ यू हैव एनीवन हैव द क्वेश्चंस, यू मे आस्क थ्रू द चैट बोर्ड, आई विल रिप्लाई। Anybody have the doubts? कंट्रोल वाल 1 वे 2 वे होता है बोल के किसी ने क्वेश्चन किया है। सो वाल जो है 1 वे 2 वे डिपेंड करता है उसके डिजाइन के ऊपर। मोस्टली हमारा वाल जो है नीचे बॉटम से इनलेट होके आउटलेट होता है, तो मोस्टली हमें उसको 1 वे बोल के यूज करते हैं। लेकिन ऐसा ये नहीं है कि कंट्रोल वाल
आपको उसी डायरेक्शन में यूज करना है। तो वो उसने डिजाइन इनलेट आउटलेट जो बताया उसके हिसाब से अगर आप ऑपरेट करते हो तो लीकेज कम होगा। अगर आपने उसका जो डिजाइन ने बताया डायरेक्शन के उल्टा लगाते हो तो वो लीकेज कर सकता है। इसलिए मोस्टली कंट्रोल वाल क्या है आपका वन वे बोल के ही दिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको वन वे में यूज करना है। इंडस्ट्री में कभी कभी हमें क्या है उल्टा भी यूज करते हैं जो हमारा प्रोसेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके anybody have the questions? गेट वॉल जो है एक्चुअली आपने प्लेग शेप के हिसाब से किसी ने डेफिनेशन ऑफ गेट वॉल बोल के पूछ रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में अगर गेट वॉल का, ग्लोब वॉल का, बटरफ्लाई वॉल के बारे में बताएंगे। गेट वॉल में डेफिनेशन बोल के नहीं है, गेट वॉल हम वॉल, गेट वॉल, ग्लोब वॉल, बटरफ्लाई वॉल बोल के हम जो बताते हैं उसका प्लेग शेप के हिसाब से। गेट वॉल के अंदर एक डिस्क रहता है और बॉडी के अंदर गाइडेंस होता है। जब आप हैंडल रोटेट करते हैं तो वो क्या होगा, गेट ऊपर नीचे मूव होता है। अगर गेट वॉल को आइडेंटिफाई करना है उसका बॉडी जो है नैरो होगा और डिस्क आपको आसानी से पता चलेगा ऊपर नीचे मूव हो रहा है। ओके, एनी डाउट? एनीबॉडी हैविंग द क्वेश्चंस? मैक्सिमम कौन सा वॉल यूज करते हैं किसी ने पूछ रहे हैं, तो मैक्सिमम यहाँ देखिए प्रोसेस इंडस्ट्री में हमें क्विक ओपनिंग वॉल और इक्वल परसेंटेज वॉल ज्यादा यूज करते हैं। प्रोसेस कंट्रोल में जहां आपका फ्लो रेट को टाइट शट ऑफ करना है, स्लो से रिलीज करना है, लिक्विड फ्लो प्रेशर ज्यादा है, वहां इक्वल प्रेशर यूज करते हैं। जब प्रोसेस स्लो होता है, प्रेशर कम होता है, तो वहां क्या करते हैं, हमें क्विक ओपनिंग वॉल यूज करते हैं। सो डिपेंड अपॉन योर प्रोसेस डिमांड। और अगर आपको मान लीजिए ओनली ऑन ऑफ करना है, बटरफ्लाई वॉल, गेट वॉल, ग्लोब वॉल, इन चीज को ज्यादा यूज करते हैं। रोटेशन मोशन वॉल का मतलब मीनिंग है कि आपका वॉल जो है हैंडल आप रोटेट करते हैं तो होता है। जैसे एग्जांपल बटरफ्लाई वाल्व है, जो है आपका बॉल वाल्व है, घर में जो टैप का आप यूज करते हैं वो रोटरी मोशन एग्जांपल है। ओके, रिपीट करने के लिए हमारा सेशन अभी 5 मिनट में खत्म हो रहा है। ओके, छोटा क्वेश्चन कुछ है तो? मैनुअल वाल मतलब घर के अंदर जो यूज करने वाला वाल जो है वो मैनुअल वाल होता है। वो आपका जस्ट हैंडल रहेगा, उसमें आप रोटेट करके ऑपरेट करते हैं। टैब जस्ट एक एग्जांपल है, हम इंडस्ट्री में टैब बोल के यूज नहीं करते। दैट डिजाइन एंड स्ट्रक्चर विल बी डिफर है। टू वे वाल जो भी आपका जो घर का टैप वाल जो होता है वो टू वे वाल भी होता है, नॉन रिटर्न वाल नहीं होता है। इंडस्ट्री में कंट्रोल वाल भी मोस्टली एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि टू वे वाल बोल के ही। ग्लो वाल नहीं होता है, ग्लोब वाल होता है। ग्लोब वाल जो है मोस्टली ऑन ऑफ कंट्रोल में यूज करते हैं। सम केसेस में हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में भी इसको यूज करते हैं, जहां प्रोसेस इंडस्ट्री में ऑन ऑफ कंट्रोल ऑपरेशन में भी इसको ज्यादा यूज करते हैं। वन वे वाल एग्जांपल नॉन रिटर्न वाल, जो आपका प्रोसेस इंडस्ट्री में एक तरीके से फ्लो करके लीकेज ना करने के लिए दूसरी तरफ से होल्ड करके रखने वाला नॉन रिटर्न वाल का एग्जाम ये है वन वे वाल से। वैक्यूम किस टाइप वाल बोल के पूछ रहे, व्हाट इज मीन बाय वैक्यूम? ओके गाइस, आई होप अगर आपको मेरा नंबर आप लोग के पास अवेलेबल है, अगर आपको कुछ डाउट्स है तो पर्सनल में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू टीच यू ऑल, एंड आई होप यू ऑल यू अंडरस्टैंड दिस सेशन। ये छोटे से टॉपिक में मैंने कोशिश किया है कि मैक्सिमम आपका कंट्रोल वॉल्स का डिफरेंट टाइप्स भी कवर हो, छोटा हो, लेकिन मोस्टली मैंने एक्सप्लेन किया है, कंट्रोल वॉल कंस्ट्रक्शन भी बताया है।
Thank you all for giving a good opportunity to teach me. Okay, bye. I will next session कब होगा वो मैं आपको मैसेज कर दूंगा. Thank you, bye.